इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may just float in the electric field of intensity 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। वो कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है आपसे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे किसी कॉइन से। ये कॉइन है आपके पास, ठीक है, तो कह रहा है कि आपके पास ये कॉइन रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इससे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं ताकि वो उसमें फ्लोट तैरता रहे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके मास के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें किधर फोर्स लगाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने बताया था अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है आपके पास। अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगी। तो क्या बन जाएगा, QE = mg। जो फ्लोट करेगा वो वहां पे रहेगा। तो Q की वैल्यू क्या होती है, ne। क्वांटम थ्योरी में आइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q क्या लिख सकती हूँ मैं, Ne × E = mg। तो n क्या बन जाएगा, mg/e × E। ठीक है, n पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछा उसने, तो n मास कितना दे रखा है, 1.6 ग्राम। ग्राम के क्या बना लोगे, किलोग्राम, 10⁻³ 1 जो मास दे रखा है आपको 1.6 ग्राम, इसकी जब किलोग्राम बनाओगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, जिसको मैं क्या लिख दूंगी, इस तरीके से लिख दूंगी। ठीक है, तो क्या बना ये, m 1.6 × 10⁻, इधर लिख रही हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय g कितना ले लो, 10 ले लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻19। क्या बन जाएगा, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दी है, ये दे रखी 10⁹ सोल्व कर लो, ये 1.6 से 1.6 कैंसिल। ठीक है, पावर को बैलेंस कर लो, ऊपर पावर कितनी होगी, ये -3 और 1, तो ऊपर बचा 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा प्लस का 19 माइनस का 9, कितना हो गया 10⁻11 + 19, तो कितना बचा, 9 में 7 गया 8, 10⁸ इतने इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो जो कॉइन है वो फ्लोट करेगा आपका। जब आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो कॉइन जो है वो आपका क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, -13 10⁻1 जी के लिए क्या लिख लोगे, 10। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू कितनी है, 10⁻9। इस सब को काट देंगे, जो कटेगा पावर को बैलेंस करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 10⁸ इट मीन्स जब हम इतने इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तब आपके पास जो कॉइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, सबको आवाज आ रही है एक बार, दिस इज द ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल एक ट्राइंगल है आपकी। ठीक है, इस पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q, Q एंड -Q। देयर आर 3 चार्जेस, Q, Q एंड -Q। Q भी कितना है, 10⁻−8 कूलम, ये भी कितना है, 10⁻−8 कूलम, और ये भी कितना है, -10⁻8 कूलम। ठीक है, ये 3 चार्जेस हैं, Q, Q एंड -Q। पूछ रहा आपसे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A, एट द पॉइंट B और एट द पॉइंट C। ये 3 पॉइंट दे दिए उसने आपको इस तरीके से, एक A पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट B यहाँ पे है आपका, और एक पॉइंट है आपका C यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। देखो मैं सारी पॉइंट्स की डायग्राम, वेक्टर डायग्राम बना देती हूँ, फिर आपके पास सोल्व आप खुद कर लेना। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, फाइंड द
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन चार्जेस के कारण, तो क्या बनेगी, इसके कारण कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये कैसा आपका पॉजिटिव है और ये कैसा आपका नेगेटिव है, ये कैसा आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ एम, इस पॉइंट को मैं नाम बी दे ही रखा है। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड टू द ये पॉइंट आपका एन, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एन। इसको नाम मैंने एन दे दिया, इसको नाम मैंने एम दे दिया, ठीक है। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण। किसी ने पूछा आपको देयर आर 3 चार्जेस Q, Q एंड Q, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स एट द पॉइंट A, एट द पॉइंट B एंड एट द पॉइंट C shown in the figure। ये सारे चार्जेस दे रखे। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इन पॉइंट्स के बीच में ये ए पॉइंट रखा हुआ है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो ये प्लस का क्यू है ना, प्लस के क्यू के कारण ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये माइनस का क्यू है तो माइनस के क्यू के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, क्योंकि प्लस के क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ड, मतलब चार्ज की साइड में। तो देखो m के कारण ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, em, ये n पॉइंट है यहाँ पे, तो n के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, em। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या बन गई, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, em इंटू en। ये बात समझ आई या नहीं आई, बताओ मेरे को, क्लियर होगी ये। तो देखो em की वैल्यू कितनी हो रही है, वीडियो पॉज होगी, फिर पॉज होगी, प्लस टू em प्लस में en। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C, ठीक है। em को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस सारी 1 मीटर है, सारी डिस्टेंसेस कितनी है, मान लिया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये वाली भी कितनी है आपकी 1 मीटर है। तो देखो em को क्या लिख सकते हो, मैं बता देती हूँ एक बार, KQ बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो टोटल 1 है तो ये कितनी होगी 0.5, 0.5 का स्क्वायर, K कितना 9 इंटू 10⁻⁹ और Q कितना है 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर। em आ जाएगा, em देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 9 इंटू 10 और ये 25 पॉइंट आएगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा 100, तो ये बन गया आपका 4, तो ये आ गया आपका 360 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। en देखिए, en किसके कारण है, इसके कारण है, तो वो भी इतना ही हो जाएगा, देखो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, क्योंकि ए पॉइंट मिड पॉइंट पे रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी वही हो जाएगा आपके पास। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, तो टोटल यहाँ पे ई पे कितना हो जाएगा 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, ये 720। तो आंसर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ए पॉइंट 720 न्यूटन पर कूलम। समझ आया, इन दोनों चार्जेस के कारण एट द पॉइंट ए, ठीक है, इनके बिटवीन पूछ रहा है, ए पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। इसी तरह पूछ रहा है इन दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। अब सी पॉइंट पे और कैलकुलेट कर लो, पहले सी पे देख लो, सी पे निकालेंगे तो इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये आउटवर्ड होगा, ये क्या होगा आउटवर्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपकी em सी पॉइंट पे, ठीक है। आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये वैल्यू भी आपकी बेटा 0.5 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, फिगर दे रखी है, फिगर में गिवन आपका ये क्वेश्चन। अब ये डिस्टेंस यहां से देखो, इससे इस सी पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि en के कारण, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साइड में होगी। तो एट सी पॉइंट, एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपकी,
क्या बनेगी, EM माइनस EC, EM माइनस EC, क्योंकि देखो डायरेक्शन अपोजिट है, EM माइनस EN एट C। देखो ये प्लस का क्यू है, प्लस के क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, और ये माइनस का क्यू है तो माइनस की क्यू के कारण इनवर्ड होगी, तो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, अब EM कितना है आपके पास, EM तो ये इतना ही हो जाएगा आपके पास 360, जैसा कि हमने अभी निकाला EM, इसकी वैल्यू तो 360 ही हो जाएगी। EN को देख लो, EN क्या होगा, K की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, पहले EN को निकाल लेते हैं, KQ बाई ये डिस्टेंस टोटल, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस, तो ये टोटल ये तो 1 है और ये 0.5, तो कितनी हो जाएगी 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो K की वैल्यू, EN को मैं इधर सोल्व कर देती हूँ, तो EN है आपके पास KQ अपॉन में, देखो ये यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 0.5, तो N से ये पूरी डिस्टेंस, यहाँ N से देखो डॉट लगाती हुई ला रही मैं, यहां तक ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर, सोल्व कर लो, K 9 इंटू 10⁻⁹ 4 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 2.5, 9 इंटू 10⁻10, 9 माइनस 8, ये 20, ये इतना ऊपर 100 और चला जाएगा, तो 9/225, ये 10 इंटू 10 100, तो ये बना 9, इसको काट लो, ये कटता है तो ये 25 भी कट जाएगा, 25 5 225, नहीं 25 5 125, 25 का 150, कितने बढ़ जाएगा भैया 25 9 पे ना 25, 9 जा 25 और ये 4 पे। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 40। तो देखो EN के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये EN आई, ये क्या आ गया आपकी EN कितनी आ गई 40, और EM कितनी आई 360, तो 360 माइनस 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 320 न्यूटन पर कूलम एट द पॉइंट C। किस पॉइंट पे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द पॉइंट C। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा आपकी, ये जो मैं करवा रही हूं ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हूं अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, हमने C पे भी निकाल ली। ठीक है, अब हम निकालेंगे एट दिस पॉइंट। ठीक है, चार्ज पता है ये B पे कितना 10⁻⁸ कूलम। अब देखो, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज, जो इस पॉइंट P, ये B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, किस पे निकालोगे एट द पॉइंट B। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ भाई, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, B पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, चार्जेस सिर्फ यहाँ रखे हुए, 2 ही चार्ज है, 3 में बाय मिस्टेक बोल गई थी कि 3 चार्जेस नहीं है, सिर्फ 2 ही चार्ज है, सिर्फ 2 ही चार्ज है, Q और माइनस Q। एक यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q, वो मैं बाय मिस्टेक बोल गई थी कि B पे भी कोई चार्ज है, B पे कोई चार्ज नहीं है, B के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। अब B पॉइंट पे बस A B C ये जो पॉइंट थे, इन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ये यहाँ 2 चार्ज रखे हुए M और N पॉइंट पे, M पे प्लस का 10⁻⁸ कूलम और N पे 10⁻⁸ कूलम रखा हुआ है। अब इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस प्लस के Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी EM, और ये माइनस के Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी EN। ठीक है, इन दोनों का कहीं यहाँ रिजल्टेंट होगा ER, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो ये पूरा एंगल कितना 180, ये 60, तो ये कितना बचेगा आपका 120 एंगल, सॉरी ये पूरा एंगल 180 है, देखो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के अबाउट, तो ये कितना है 60, तो ये कितना बचा 120। ठीक है, फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में 2 ही चार्ज थे, 3 में बाय मिस्टेक बोल गई थी स्टार्टिंग में, 2 ही चार्ज है M और N पॉइंट पे। ठीक है, उस M और N के कारण इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, उस M और N के कारण
निकाल चुके। इस बी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, बी पॉइंट पे सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस एम और एन के कारण। तो बी पॉइंट पे देखो इसके कारण क्या बन जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, माइनस के कारण क्या डायरेक्शन हो जाएगी, इनवर्ड। तो ये इन दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो देखो ई आर को मैं क्या लिखूंगी बेटा, यहाँ पे ई एम का स्क्वायर प्लस ई एन का स्क्वायर प्लस 2 ई एन कोस 120 डिग्री। अब ई एम और ई एन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई एन के बराबर ई। देखो कैसे, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है और चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 10⁻8 कूलम ही है ना दोनों का, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड 10⁻8 कूलम ही है। तो देखो ये क्या बन जाएगी, ई एम बराबर ई एन कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कितना है 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है 10⁻8। आर देखो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इंटू 10⁻9 - 8, तो कितना आ गया 90। आंसर क्या आ गया 90 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया बेटा इतना ये सबको। तो नेक्स्ट अब यहाँ पुट कर दो, तो ये बना ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कोस 120 कितना होता है 1/2 माइनस का 1/2 यही होता है, अंडर रूट तो 2e स्क्वायर माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा 2e स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका रूट e, 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका e हो जाएगा। ठीक है, तो ई आर की वैल्यू e के बराबर आएगी, तो यही आ जाएगी 90 न्यूटन पर कूलम। क्या आ जाएगी 90 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। अब तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे उसमें लगभग इक्विलेटरल या इक्वेटोरियल ट्रायंगल ही हमने डिस्कस करी। नाउ वी डिस्कस एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपकी बार आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जहां पे यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्या है प्लस क्यू चार्ज, सब पे क्या है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट पे क्या निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, इसको नाम मैं ए दे देती हूं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो इस प्लस के क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या हो गया, आउटवर्ड इधर हो जाएगी इसी। इस प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर हो जाएगी ये डायरेक्शन समझ आती है ना, कुछ बच्चों को डाउट तो नहीं रहता है। जैसे देखो मैंने पॉइंट चार्ज के कारण इनिशियली समझाया था कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, इधर ही तो होगी ना। अगर मैं इधर कोई पी मान लूं पी डैश, तो इसके कारण इधर क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो देखो इसके कारण इधर होगी तो डायरेक्शन ये इसी हो जाएगी। अब ये इधर फोर्स लगा तो इसके कारण क्या हो जाएगी, ये। अब ये बी भी इधर लगाएगा तो बी इसके कारण इस पी पॉइंट पे बी के कारण ये होगी आपकी ई बी। ठीक है, बोलो बात समझ भाई। ये पी पॉइंट इन दोनों के मिड में रखा हुआ है, चार्जेस सेम है। तो देखो पहला पॉइंट डायरेक्शन सबको क्लियर हो गई या नहीं, देखो अभी देखो फिर से डायरेक्शन समझा देती हूँ। इस C के कारण इस P पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो जाएगी आउटवर्ड, क्योंकि प्लस के चार्ज के कारण डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ये प्लस का Q है तो इसके कारण इस P पॉइंट पे डायरेक्शन ये ऐसे हो जाएगी ये। मैं जैसे पॉइंट लिख रही हूँ मैं वैसा ही नाम दे रही हूँ, और इस B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब देखो ये EC और EA, EC एंड EA are equal in magnitude
बाई बीपी डिस्टेंस, के क्यू बाई बीपी का स्केयर, के क्यू बाई बीपी का स्केयर। अब बीपी कितना आपका, बीपी कैसे निकालू मैं यहां से, देखो ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लिया आपकी x है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ यहां से, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 45, ये इतना, और ये भी कितना होगा आपका 45 डिग्री तो एंगल होगा ना। अरे ये 90 है तो ये भी इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल बीपीसी होगा। मुझे क्या चाहिए, बीपी चाहिए, ठीक है। तो बीपी को मैं क्या लिख सकती हूँ यहां से, बीपी अपॉन में एक्स। तो देखो आप इसके सामने वाली ये वाली साइड से ले रहे हैं ना, यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके सामने ये बीपी क्या बना, परपेंडिकुलर, इसके सामने बीपी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, ये पॉइंट इस साइड में पड़ेगा, तो इस साइड के सामने वाला एंगल क्या बना है, इस साइड के सामने वाले एंगल के लिए बीपी क्या होगा, परपेंडिकुलर, बीपी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। तो बीपी बाई एक्स क्या बना, साइन 45 डिग्री। तो बीपी की वैल्यू क्या बन गई, एक्स साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पुट कर दीजिए, तो ईबी क्या निकल के आया आपका, के क्यू अपॉन एक्स 45 साइन, एक्स साइन 45 पता है, यही सोल्व कर दूं 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा x/√2 का स्क्वायर। तो क्या मिला आंसर आपको 2kq बाई एक्स का स्क्वायर, 2kq बाई एक्स का स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, मुझे ये बीपी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये मान ली मैंने x है, मुझे नहीं पता है डिस्टेंस कितनी है अभी, या वो क्वेश्चन में होगी तो दे देगा आपको, ठीक है। तो मुझे बीपी के लिए इस पी पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट की लाइन के साथ ये एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो एक्स बीपी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स साइन 45 1/√2, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m 1 ग्राम is suspended through a silk thread of length 40 centimeter in a horizontal electric field। मान लें ये आपके पास एक horizontal electric field है ऐसे, ठीक है, ये horizontal है। एक चार्ज पार्टिकल एक सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड करा गया है, तो जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास, सिल्क थ्रेड की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये एक वॉल है, ठीक है। और जो ये वॉल फिर कह रहा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो दे रखी है, वो दे रखी है 4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फिर कह रहा है आपसे द पार्टिकल स्टे एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 24 सेंटीमीटर पे फ्रॉम दी वॉल। तो चार्ज ऑन द पार्टिकल आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, फाइंड, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर एक सिल्क थ्रेड से किसी चार्ज पार्टिकल को सस्पेंडेड करा गया, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है, आपके पास इसकी सिल्क थ्रेड की लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और वॉल से ये पार्टिकल 24 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो पूछ रहा है चार्ज ऑन द पार्टिकल फाइंड आउट आपको करना है। तो बताइए चार्ज ऑन द पार्टिकल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार्ज ऑन द पार्टिकल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई बच्चा बताएगा मुझे। पार्टिकल है, सिल्क थ्रेड से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। तो वो कोई वॉल है इधर, यहाँ पे कोई वॉल है, तो उस वॉल से वो कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है 24 सेंटीमीटर पे, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड
लगी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा आपके पास, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए ये बॉब है, बॉब के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg। बॉब के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉब पे फोर्स किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या, यहां से जब कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास देखो ये एक कंपोनेंट बना, मैं एक मिनट अलग से बनाती हूँ, 1 सेकेंड, मैं पहले बॉब का ही बना, ठीक है। तो ये आपका क्या लगा, टेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो वो इधर फोर्स लगा रही है, तो इधर फोर्स क्या लगेगा, QE। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना, T cos थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, T sin थीटा। तो एक कंपोनेंट क्या बना, T cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या बना आपका T sin थीटा। और वेट के कारण फोर्स क्या लगा, mg। समझ आया। ये सिल्क थ्रेड था, बॉब था आपके पास, वो कह रहा है इसके ऊपर फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। तो 24 डिस्प्लेस हो गया वॉल से, 24 सेंटीमीटर वॉल से क्या हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और जो सिल्क थ्रेड है उसकी लंबाई कितनी दे रहा है, वो 40 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो यहां से देख लो एक बार पहले, ये क्या बनेगा आपके पास, T sin थीटा किसके बराबर होगा, QE के, ठीक है। और T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो tan थीटा, ठीक है, किसके बराबर हो गया, QE बाई mg। तो QE की वैल्यू क्या बन गई आपको, mg tan थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दे रखा है, हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमें मास भी दे रखा है 1 ग्राम, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम। लेकिन हमें ये tan थीटा नहीं पता, क्वेश्चन में क्या नहीं पता, tan थीटा नहीं पता। तो बताइए मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, थीटा की वैल्यू यहां से। हाउ दैट कैन पॉसिबल वी फाइंड द tan थीटा। tan थीटा के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, अरे tan थीटा के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ये वॉल से इधर डिस्प्लेस हो गया, ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस है 24। तो मुझे ये परपेंडिकुलर नहीं पता, तो मुझे इस परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपको परपेंडिकुलर नहीं पता। अगर मुझे, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो पता है 24 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वॉल, जो वॉल सीधी खड़ी हुई है यहाँ पे, इसका मुझे वैल्यू नहीं पता, तो मैं tan थीटा को नहीं निकाल सकती। तो tan थीटा के लिए कैसे क्या करोगे, सीधा पाइथागोरस से सोल्व कर लो, या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, 40 का स्क्वायर, ये अरे बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज, पता है इसको x कह दूं थोड़ी देर के लिए, x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 के स्क्वायर के। तो x स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 24 का 576, यही होता है, देख लेना एक बार। तो इनको घटा लो आपस में, 1600 में से 576 को घटाओगे 4, और ये 9 में से होंगे 2, ये 0 और ये 1, इतना आ जाएगा। 1024 किसी का अंडर रूट होता है, होता है क्या भाई, करके देख लो 1024 किसका अंडर रूट होगा। आई थिंक 3 3 3 1 2 4 6 4 पे चला जाएगा। ये 32 का स्क्वायर होता है, ये
ये कितने का स्क्वायर रूट होता है? 32 का। ठीक है, स्क्वायर रूट तो निकालना आता है, तो ये कितना आ जाएगा? 32। अब इसको सोल्व कर लो आगे। समझ आ गया? आपको फिर से क्वेश्चन समझाती हूँ। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल बॉब कह दो या चार्ज पार्टिकल कह दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, ठीक है, चार्ज था वो पार्टिकल या कोई बॉब है ऐसे कह दूं मैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो फिगर इधर शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो ये बॉब यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बना? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट टी cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट टी sin थीटा। तो टी sin थीटा कौन सा बैलेंस कर रहा है? QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स लगाएगी? QE। ठीक है, और टी cos थीटा बराबर क्या हो गया? mg। इनको आपस में डिवाइड करा तो QE बराबर mg tan थीटा। अब मुझे m पता है, g पता है, e पता है, लेकिन मुझे tan थीटा नहीं पता, तो मैं चार्ज कैसे निकालूं? तो QE को यहाँ से मुझे x पता लग गया, तो x पता लग गया, तो tan थीटा क्या होता है? अरे भैया tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो कितना आपका 24 और बेस x जो कि 32 आ गया, तो कितना हो गया? 24। ये थीटा है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो 24/32 कट रहा है ये कुछ, तो 12/16 और भी कट रहा है, तो 3/4 का आंसर कितना आ गया? 3/4। पुट कर दो अब आंसर, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो नाउ ये देख लो आपका क्या आ गया यहाँ से, Q की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से? mg tan थीटा अपॉन E। अब m कितना दे रखा था आपको? 1 ग्राम, तो 1 को ग्राम में कर 10⁻³ किलोग्राम। g की वैल्यू tan थीटा कितना आया? 3/4। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी थी आपको? 4 × 10⁴, 4 × 10⁴। इससे कैंसिल जो होता है कैंसिल कर दो, कितना बचा ये? 10⁻²। अरे 10⁻³ -3, 10⁻1 इंटू 3, इस 4 को ऊपर ले जाओ, 10⁻⁴, ये 3 नीचे 16, तो 3/16 इंटू 10⁻⁻6। तो इस फॉर्म में क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो नहीं जाने की 0.16 1 जा 16, 0.1 समथिंग करके आंसर आ जाए, कर लेना सोल्व। ठीक है, पेंडुलम बॉब का ये एक क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन में दिया था एक बॉब था चार्ज पार्टिकल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाएगी, अपनी डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगाएगी, तो 24 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। सिल्क थ्रेड की लेंथ दे रखी 40 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बताइए ये जो बॉब या चार्ज था इस पे कितना चार्ज है वो। तो चार्ज निकालने के लिए मुझे ये पता कि वो इधर से इधर शिफ्ट होगा पेंडुलम की फॉर्म में। तो देखो सिल्क थ्रेड पे वेट के कारण फोर्स क्या लगा? mg। ठीक है, तो ये एंगल थीटा बना, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। तो ये कंपोनेंट t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बना आपका t sin थीटा। ठीक है, तो t sin थीटा को बैलेंस कौन फोर्स करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और t cos थीटा के अपोजिट में कौन सा कंपोनेंट लग रहा है? mg। दोनों को डिवाइड करो तो मेरे पास क्या आ गया? QE बराबर mg tan थीटा। अब मुझे m भी पता है, g भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन मुझे यहाँ पे चार्ज थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो थीटा की वैल्यू मैंने सिंपल बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के tan थीटा की वैल्यू निकाली, मैंने बेस निकाल लिया, वो कितना आया? परपेंडिकुलर 32। और tan थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको यहाँ Q की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लिया, तो ये क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ये, उस क्वेश्चन में यही कहा है, एक उसमें सिर्फ ये वैल्यू नहीं दे रखी कोई भी। इन एनसीईआरटी क्वेश्चन simply says that if a bob is placed in the electric field, then find the tension in the silk. If a bob have the charge Q, a bob have the charge Q and it placed in the horizontal electric field. क्वेश्चन लिखो पूरा, है समझ आ रहा है? मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। A bob have the charge Q, a bob have charge Q placed in the suspended with silk
इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा आपसे फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, इन द थ्रेड। थ्रेड में क्या निकालनी है इस बार आपको? टेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है? टेंशन। तो देखो वही बात, बॉल को हॉरिजॉन्टल में रखा, इधर शिफ्ट हो गया, तो ये दो कंपोनेंट बने टी cos थीटा और टी sin थीटा। तो यहां से इसको जब सोल्व करा तो क्या मिला? F इज इक्वल टू mg tan थीटा। पूछा क्या मुझसे? टेंशन पूछा है। तो टेंशन मुझे कैसे पता लगे? जब मुझे क्या पता लग जाए, इनमें से मैं ऐसे तो निकाल सकता टेंशन को, T इज इक्वल टू QE बाई साइन थीटा। T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? QE बाई साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं मुझे टेंशन पता करने के लिए सिर्फ मुझे साइन थीटा पता लग जाए, तो Q और E की ये वैल्यू तो है ही, Q और E की तो ये वैल्यू है ही ना हमारे पास। तो सिर्फ क्या पता होनी चाहिए आपको? साइन थीटा की वैल्यू पता लगानी है आपको। किसकी वैल्यू पता लगानी है? साइन थीटा। वो क्वेश्चन में क्या क्या देगा आपको? चार्ज भी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मास भी देगा। मान लिया सपोज क्वेश्चन में चार्ज दे रखा आपको 1 कूलम, ठीक है, और मास दे रखा आपको 1 ग्राम। क्वेश्चन में बॉब ऑन द चार्ज कितना दे रखा? 1 माइक्रो कूलम, मास दे रखा 1 ग्राम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे? टेंशन वहां से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो देखो Q कितना है? 1 माइक्रो कूलम। फ्रॉम दिस इक्वेशन Q कितना? 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी 10⁹ न्यूटन पर कूलम। मास कितना दे रखा? 1 ग्राम। ग्राम के क्या बना लोगे? किलोग्राम। 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, G की वैल्यू 10 लिख लोगे इंटू tan थीटा, इंटू tan थीटा। इस बार ये डिस्टेंसेस नहीं दे रखी उसने हमें, इस बार हमें डिस्टेंसेस नहीं दे रखी। ठीक है, तो tan थीटा क्या बन गया आपका? यहाँ से 10⁻, ये 3 बन जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, ये नीचे आएगा, तो ये क्या बचा आपके पास? यहाँ से 10⁻²। अरे सिंपली समझ आया? सोल्व करूं? ये 10⁻3, ये 10⁻² tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया यहाँ से? 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻²। तो tan थीटा कितना हो गया? 10⁻³ -2 कितना हो गया? 10। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू tan डिग्री कब होती है? या तो इसको ऐसे लिख लो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan इनवर्स 10। tan इनवर्स 10 भी लिख सकते हो, या फिर अप्रोक्सीमेट देखो कि tan 0 क्या होता है? 0। तो tan 30 कितना होता है? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो tan की डिग्री कितनी होगी? वो अंदाजे से देखना पड़ेगा। tan थीटा की वैल्यू tan डिग्री कब होती है वो हमें लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, या सीधा लिख लो यहाँ पे tan कितना हो गया? tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दो, इस थीटा की वैल्यू को यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगा? टेंशन। क्या निकल जाएगा? टेंशन। ठीक है, इसको मैं इसी क्वेश्चन को जर्नल एक्सप्रेस फिर से समझ आ गया। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे और इस थीटा की वैल्यू साइन की जगह पुट कर देंगे। Q और E क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये वैल्यू ना दे, जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार। मान ले तुम कहो मैडम वैल्यू ना दियो, फिर कैसे सोल्व करें? वैल्यू नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी है आपकी? L है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या मान लोगे आप? X। इसको क्या मान लो आप लोग? Y मान लो। अगर L की फॉर्म में आंसर दे रखा है, अगर आंसर किसकी फॉर्म में दे रखा है? L की फॉर्म में दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन थीटा क्या लिख सकती हूँ? x/L। क्या लिख दूंगी मैं? x/L। तो आंसर आपको कहीं इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो टेंशन कितना मिल जाएगा? QE x/L। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोल, वो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, या तो वो कुछ डाटा देगा आपको, या वो डाटा ऐसे देगा कि थीटा इजीली आपको पता लग जाएगा कि 30 डिग्री बन रहा है या 60 डिग्री बन रहा है, या फिर कोई ऐसा थीटा बन रहा है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो वो आप लोग टेबल से देख लेंगे। ठीक है, या वो क्वेश्चन में ही गिवन देगा हमेशा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है, या तो आपको थीटा की वैल्यू
सिंपली जो आप कैलकुलेट होते हैं वो होती है, या फिर आपको गिवन देगा वो वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन दो ही टाइप का बना, या तो चार्ज पूछ सकता था या फिर आपसे क्या पूछ सकता था, टेंशन यहाँ से पूछ सकता था। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लिया, ये एक स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। ये पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। मैंने कल आप लोगों को कॉर्नर पे समझाई थी कि कॉर्नर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, बताइए कैसे निकालेंगे। इस क्यू चार्ज के कारण इसको नाम मैं ए पॉइंट दे देती हूँ, इसको मैं बी, इसको पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये इधर ऐसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। मैं नाम लिखती जाती हूँ। ये बना ई ए, तो ई सी इधर लगाएगा तो ई सी, तो देखो ये क्यू डी ओ पे इधर लगाएगा तो ये बना ई डी, और ये इधर बना आपका ई बी। तो देखो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना। ई सी जो है इक्वल एंड अपोजिट है ई ए के, ई बी भी इक्वल एंड अपोजिट है किसके, ई डी के। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ क्या बन जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दे वो। सपोज मैं ये कह दूं ये माइनस का है, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और ये चार्ज भी कैसा है, आप ये पॉजिटिव है, और ये कैसा है, नेगेटिव है। अब की बार मैंने ऐसे कर दिया, इस टाइम मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया दोबारा से, और क्वेश्चन में क्या कर दिया कि ये आपके ये है आपके पास, ये प्लस का क्यू चार्ज, ये माइनस का क्यू चार्ज, ये माइनस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ओ पॉइंट पे डायरेक्शन का तरीका समझ लो बस। ये पॉजिटिव है ना, तो ये ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले जाएगा। तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या आपका डी है, और ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ ही खींचेगा, तो इसके कारण ये हो जाएगी। तो ये तो बनी ई ए और ये बनी आपकी ई सी, तो दोनों के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में आई। अब यहाँ देखो, तो यहाँ रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, इन दोनों के कारण ई आर को क्या लिख दूं, ई ए प्लस ई सी। अभी इतना सोल्व कर लिया। अब इसके कारण देखो, इसके कारण इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये डायरेक्शन हुई आपकी ई डी की, और ई बी की भी तो डायरेक्शन वही होगी ना, क्योंकि ई बी भी उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ई बी भी आपका उसी की डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स। तो ये जो ई आर वन बना, ई आर डैश कह देती हूँ, ये बना ई डी प्लस ई बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ लाई करेगा, ई, ठीक है। तो ई क्या बन जाएगा, ई आर का स्क्वायर प्लस ई आर डैश का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 90। ये सारे एंगल कितने होते हैं यहाँ पे, 90। तो प्लस 2 ई आर डैश कोस 90, कोस 90 बनते ही ये फैक्टर आपका 0, क्या बना, ई आर का स्क्वायर प्लस ई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये डिस्टेंसेस सारी बराबर होंगी, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर आएगा। ई आर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ई आर डैश के, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √2e, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, √2e। ई किसी भी एक ही काम कैलकुलेट कर लो, कर लोगे, अरे भाई कर लोगे क्या कैलकुलेट, ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, लाइक तो कर दिया करो भाई, कोई बात नहीं।